मैं एक भूत हूँ जो 3 दिन पहले मर चुका था। मुझे अभी अभी ड्रीम सोल सूप पिलाया गया था और मैं बिना किसी सवाल जवाब के दोबारा जन्म लेने के लिए तैयार था। तभी ऊपर बैठे जज ने बहुत गंभीरता से हमसे एक सवाल पूछा। पाताल लोक में ज्यादा आईक्यू होना एक अपराध माना जाता है। अगर इंसानों में 70 से कम आईक्यू को दिमागी अक्षमता माना जाता है तो पाताल लोक में भूतों का औसत आईक्यू शायद सिर्फ 30 होता है। तभी मेरे सामने खड़े चश्मा पहने आदमी ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। जज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, गार्ड्स, इसे घसीट कर ले जाओ और खौलते हुए तेल की कड़ाही में फेंक दो। बेलसिर और घोड़े चेहरे वाले गार्ड्स आगे बढ़े और उस चश्मा पहने आदमी को घसीटते हुए ले गए। क्यों क्यों महाराज, मैंने तो सही जवाब दिया था। दोबारा जन्म लेने की प्रक्रिया में बाधा डालने वाला तत्व, इसे खत्म करना ही होगा, इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता। जज की नजर मुझ पर पड़ी। बताओ 2 और 3 कितने होते हैं? मुझे अच्छी तरह पता था कि 2 और 3 मिलकर 5 होते हैं। क्या इसका मतलब यह था कि ड्रीम सोल सूप ने मेरी याददाश्त पूरी तरह से मिटाई नहीं थी? बोलो। जज ने जबरदस्ती एक ऐसी मुस्कान दी जो बहुत बनावटी लग रही थी। अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। मैंने 1 सेकंड से भी कम समय के लिए सोचा, फिर मेरे पसीने छूट गए। बूढ़े सैन ही स्वर्ग के बराबर महान ऋषि, ग्रेट सेज इक्वलिंग हेवन हैं। नीचे खड़े सहायक भूत हैरान रह गए। अरे क्या सच में वही स्वर्ग के बराबर महान ऋषि हैं? मुझे नहीं पता। वह बिल्कुल उन्हीं जैसे दिखते हैं। जज भी हैरान था। उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने जल्दी जल्दी कई किताबें पलटना शुरू कर दिया। 3 घंटे बाद वह नीचे आया और उत्साह के साथ मेरे हाथ पकड़ लिए। एक दुर्लभ प्रतिभा। मैंने यहाँ 500 सालों तक न्याय किया है और कभी इतनी पवित्र आत्मा नहीं देखी जिसमें घोर मूर्खता के अलावा कोई और अशुद्धि न हो। दोबारा जन्म लेने की बात भूल जाओ। मैं यमराज को इसकी रिपोर्ट करूंगा और तुम्हें एक उच्च स्तरीय अधिकारी के तौर पर यहाँ रखूंगा। मुझे यह सब बहुत अजीब लगा, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने मूर्ख जैसा व्यवहार करते हुए उसका हाथ मिलाया। अरे सुंदरी, तुम्हारी दाढ़ी क्यों नहीं है? अगले दिन यमराज खुद मुझसे मिलने आए। मुझे हैरानी हुई कि यमराज असल में एक युवा महिला थी। उनके साथ एक भूत था जिसके हाथ में अबेकस था। वही भूत जिसने 3 जमा 2 वाला सवाल पूछा था। शायद वह भूतों की दुनिया का जुगेलियांग था, लेकिन मेरे लिए वे सब बेवकूफ थे। आखिरकार इंसानी दुनिया में मेरा आईक्यू 140 था। आपके ट्रायल जज ने मुझे सब कुछ बता दिया। हम आज आपको एक पद पर नियुक्त करने आए थे, लेकिन साथ ही चुपके से यह परखने भी आए थे कि क्या आप सच में कम अक्ल हैं या बस नाटक कर रहे हैं। हद है, कैसा सीक्रेट टेस्ट था? उन्होंने तो सीधे सीधे बता ही दिया। ठीक है, मैंने पूरी तमीज से झुककर अभिवादन किया और यमराज के सामने अपने सिर का पिछला हिस्सा दिखाया। भूत जुगे हल्का सा मुस्कुराया। लगता है तुम सिर्फ कम अक्ल ही नहीं हो, तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई हैं। अरे ओ छोकरे, क्या तू हमें बेवकूफ बनाने के लिए नासमझी का नाटक कर रहा है? यमराज को सूचित कर रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। भूत जुगे ने यमराज के कान में कुछ कहने के अंदाज में अपना मुंह घुमाया, लेकिन अपनी आवाज धीमी करने की कोई कोशिश नहीं की। महाराज, मुझे लगता है कि यह बच्चा सच में कम अक्ल है, नाटक नहीं कर रहा है। यमराज ने सहमति में सिर हिलाया। सच में यही टेस्ट था? ऐसा टेस्ट भला कौन सा अधिकारी पास कर सकता है? ठीक है, हमारे आखिरी रिव्यू को पास करने के लिए बधाई। हम आपको एक पद सौंप रहे हैं, अंडरवर्ल्ड का ग्रैंड मार्शल। आप अंडरवर्ल्ड में खाने की डिलीवरी और कैफेटेरिया मैनेजमेंट के इंचार्ज होंगे। इतना कहकर वे चले गए। मैं सोचता रह गया, ऐसे आईक्यू वाले लोग भला ऐसे नौकरी के नाम कैसे सोच लेते हैं। पहले दिन मैंने अंडरवर्ल्ड के अलग अलग डिलीवरी करने वाले भूतों को देखा। वहाँ सब कुछ बहुत अव्यवस्थित था। कुछ भूत डिलीवरी के बीच में ही रास्ता भटक जाते थे, कुछ रास्ता नहीं भटकते थे, लेकिन पते पर पहुंचकर और दरवाजा खटखटाने की तैयारी करते हुए वे अचानक भूल जाते थे कि वे कौन हैं या क्यों आए हैं, और बस उसी रास्ते से वापस चले जाते थे जहां से आए थे। वापस आने पर वे हाथ में पकड़े पैकेज को देखते, काम याद करते, उसे फिर से पहुंचाने निकल पड़ते और आखिर में रास्ता भटक जाते। अफरातफरी, पूरी तरह से अफरातफरी। उस शाम राजा की तरफ से मेरे काम का जायजा लेने जुगे द घोस्ट आया, लेकिन अचानक उसकी नजरें खाली खाली सी हो गईं। तुम कौन हो? मुझे तुम याद क्यों नहीं हो? धत तेरे की, मिस्टर जुगे भी इतने भुलक्कड़ हैं। इस अंडरवर्ल्ड का कोई भविष्य नहीं है। छोड़ो, अब दिखावा करने का कोई फायदा नहीं, मैं सब सच सच बता देता हूँ। अरे मिस्टर जुगे, असल में मैं नया अंडरवर्ल्ड किंग हूँ, जिसे पुराने राजा ने काम पर रखा था। उन्होंने कहा कि उन्हें अब यह नौकरी नहीं करनी है और चाहते थे कि मैं उनकी जगह लूं। जुगे द घोस्ट ने मुझे खाली नजरों से देखा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, अंडरवर्ल्ड किंग और मैं सालों से पक्के दोस्त हैं। सच कहूँ तो क्वांटम मैकेनिक्स की वेव पार्टिकल डुअलिटी, तरंगकण द्वैतता के आधार पर ग्लासन पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन, अगर आप उसे इंटीग्रेट करें तो यह साबित होता है कि मैं अंडरवर्ल्ड किंग का उत्तराधिकारी हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं मिस्टर जुगे हूँ। तुम सच में बहुत स्मार्ट हो। रुको, मैंने सच में क्यों कहा? साफ है कि मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। जरा रुको मिस्टर जुगे, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अंडरवर्ल्ड किंग स्मार्ट भूतों को उबलते तेल की कड़ाही में क्यों फेंक देता है? क्योंकि वह किसी को भी अपने से ज्यादा स्मार्ट नहीं होने देता। तो तुम्हें उसके साथ रहने की इजाजत क्यों है? क्या इसलिए कि तुम उतने स्मार्ट नहीं हो जितने वह है? जुगे का भूत सकपका गया। वह सवाल उसकी समझ से बाहर था। मिस्टर जुगे, वह तुम्हें इसलिए अपने पास रखता है क्योंकि तुम्हारा आईक्यू ठीक उस अहम स्तर पर है। इतने बेवकूफ की कोई खतरा न बनो, लेकिन इतने स्मार्ट की आदेशों का पालन कर सको। इसे प्रिसिजन सेगमेंटेशन कहते हैं। जुगे के भूत को अचानक सब समझ आ गया। अच्छा, तुम सच में अंडरवर्ल्ड किंग के भरोसेमंद साथी हो जो ऐसी बात जानते हो। उसने जोश में आकर मुझसे हाथ भी मिलाया। और क्वांटम मैकेनिक्स डुअलिटी वाली जो बात तुमने पहले कही थी, वह एक सीक्रेट कोड था। राजा थक गए थे और इंसानों की दुनिया में छुट्टियां बिताना चाहते थे। मैं उनका चुना हुआ उत्तराधिकारी हूँ। एकदम टॉप सीक्रेट बात है।
समझे। मैंने बिना हंसे यह बकवास की और जुगे की आत्मा ने इतनी जोर से सिर हिलाया कि लगा उसकी गर्दन ही टूट जाएगी। समझा, मैं समझ गया। तो फिर कल मिलते हैं, अंडरवर्ल्ड के नए राजा। इतना कहकर वह खुशी खुशी चला गया। उसे जाते हुए देखकर मेरे मन में एक बोल्ड विचार आया, मैं अपनी यादें साथ रखकर दोबारा जन्म लूंगा और अपनी नई जिंदगी को पूरी तरह से अपने हिसाब से जीऊंगा। आखिर इन बेवकूफों को बेवकूफ बनाना आसान है। अगले दिन मैं कुछ खाने के लिए अंडरवर्ल्ड की दुकान पर गया। आखिरकार काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही। लेडी मेंगपो दुकान की मैनेजर का काम कर रही थी। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ मुझे सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट का एक डिब्बा दिया। ग्रैंड मार्शल साहब, अच्छे से खाइए पीजिए, तभी तो आप बड़े और लंबे होंगे। खाना खाने के बाद मैं पुनर्जन्म वाले गेट एक प्लेन की ओर बढ़ा, जहां दो गार्ड गहरी नींद में सो रहे थे। एकदम सही, किस्मत सच में मेरे साथ है। जैसे ही मैं अंदर घुसने वाला था, एक बूढ़े आदमी ने अचानक मुझे पकड़ लिया। नौजवान दोस्त, तुम ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते। मैं तुरंत भड़क गया। मैं ग्रैंड मार्शल हूँ, समझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसी बदतमीजी करो। संभल जाओ वरना मैं तुम्हें भून डालूंगा। तभी अंडरवर्ल्ड के राजा वहां आ गए। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं हैरान रह गया। वह बूढ़ा आदमी मेरी तरफ शरारती और चंचल नजरों से देख रहा था। वह उन बेवकूफों जैसा नहीं लग रहा था। उसकी समझबूझ एकदम सामान्य थी। तुम वही ग्रैंड मार्शल हो न जिसे मेरी नन्नन ने अभी अभी नियुक्त किया है। मैंने जज से सुना है कि मेंगपो का सूप पीने से तुम्हें सेरेबेलर एट्रोफी हो गई है, जिससे तुम बकवास करते हो और सोचते हो कि तुम स्वर्ग के बराबर महान ऋषि, ग्रेट सेज इक्वलिंग हेवन हो। एक बात जो शायद तुम्हें न पता हो, हमारे अंडरवर्ल्ड में वह महान ऋषि काफी मशहूर है। अगर उस बंदर ने जीवन और मृत्यु की किताब का कुछ हिस्सा नष्ट न किया होता तो जेड सम्राट ने मेरे पूर्ववर्ती को नौकरी से न निकाला होता और मेरी नन्नन को यह पद न मिला होता है न। उसने बेफिक्री से कहा, लेकिन मेरी पीठ पर ठंडे पसीने छूट रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि यह बूढ़ा आदमी पूरे अंडरवर्ल्ड को एक बनावटी खेल की तरह ले रहा था, सिवाय इसके कि वह पुनर्जन्म के काम को बहुत गंभीरता से लेता था। ऐसा लग रहा था कि आज पुनर्जन्म लेना आसान नहीं होगा। हो सकता है कि मेरी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हे बूढ़े सन ने तुम लोगों पर एक एहसान किया है, क्या तुम मुझे इनाम नहीं दोगे? मैंने एक ऐसे भटकते हुए मूर्ख की तरह व्यवहार करने की पूरी कोशिश की जो गलती से यहाँ आ गया है। अरे वाह नन्नन, जिस ग्रैंड मार्शल को तुमने नियुक्त किया है वह इनाम चाहता है। चलो वही खेल खेलते हैं जो हम पहले खेलते थे। मैं हैरान रह गया, वे आमतौर पर कौन सा खेल खेलते थे? इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता, राजा और बूढ़े आदमी ने मेरे साथ खेलना शुरू कर दिया। मुझे गेंद की तरह इधर उधर उछालने लगे। 3 घंटे बाद वे संतुष्ट होकर चले गए, जबकि मैं अस्तव्यस्त और बुरी तरह घायल हालत में रह गया। धत तेरे की, तुमने मुझे इस तरह बेवकूफ बनाया। बस जरा रुको। गुस्से के एक झोंके के बाद मैंने अपने अच्छे दोस्त जुगे अपियाओ को ढूंढा। अंडरवर्ल्ड के कुछ प्राचीन ग्रंथों की बदौलत जो उसने मुझे दिए थे, जिन्हें वह खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, मुझे पता चला कि 50 लाख साल पहले पूरा अंडरवर्ल्ड असल में पूरी तरह व्यवस्थित जगह थी। दुर्भाग्य से अंडरवर्ल्ड का राजा बहुत ही तुच्छ और अहंकारी आत्मा है। सिर्फ 60 के आईक्यू के साथ वह जलन से भरा हुआ था। पद संभालते ही उसने ज्यादा आईक्यू वाली सभी आत्माओं को नौकरी से निकाल दिया, उन्हें पुनर्जन्म के लिए भेज दिया और सिर्फ कम बुद्धि वाली आत्माओं को अधिकारी बनाए रखा ताकि वह अपनी श्रेष्ठता की भावना को संतुष्ट कर सके। उनके पहले वाले राजा उन्हें बहुत लाड़ प्यार करते थे, जिससे वे बिना किसी रोक टोक के मनमानी करते थे। मुझे एक राज पता चला था, अंडरवर्ल्ड के राजा के पास अंडरवर्ल्ड पर राज करने की बहुत ज्यादा ताकत थी, लेकिन वह ताकत पूरी तरह से उनके पिता से मिली एक जादुई छड़ी पर निर्भर थी। उन्हें लगता था कि अंडरवर्ल्ड में कोई भी उन पुरानी लिखावटों को समझ नहीं सकता, इसलिए कोई भी उनकी ताकत छीनने की कोशिश करने जितना होशियार नहीं होगा। आज रात मैं जुगे की आत्मा को साथ लेकर अंडरवर्ल्ड के राजा के महल में शान से घुसा। गेट पर पहरेदारों ने हमें रोक लिया। रुको, क्या काम है? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, जुगे आगे बढ़ा और पहरेदार के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। क्या अंधे हो? ये अंडरवर्ल्ड के नए राजा हैं जो कामकाज का जायजा लेने आए हैं। ओह प्लीज अंदर आ जाइए। अंडरवर्ल्ड का सिक्योरिटी सिस्टम तो मजाक था। हम मेन हॉल में गए तो देखा कि राजा अपने सिंहासन पर बेसुध सो रहे थे और वह जादुई छड़ी लापरवाही से उनके पैरों के पास पड़ी थी। मैं सीधे उनके पास गया और छड़ी छीन ली। जुगे ने जोर से पूछा, अरे क्या तुमने यह नहीं कहा था कि राजा छुट्टी मनाने ड्रैगन पैलेस गए हैं? मैं तो अवाक रह गया। वे छुट्टी मनाने इंसानों की दुनिया में गए थे। ठीक है। ओह हाँ, इंसानों की दुनिया। वे कल जाने वाले हैं। अच्छा, माफ कीजिएगा महाराज, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। राजा गहरी नींद में सो रहे थे। हमारे इतना जोर से चिल्लाने के बावजूद वे जरा भी नहीं हिले। महाराज अब हम क्या करें? जुगे ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ पूछा। मैंने तिरस्कार से कहा, अंडरवर्ल्ड की हर आत्मा को बुलाओ, हम एक मीटिंग कर रहे हैं। कुछ ही देर में हजारों आत्माएं मैदान में जमा हो गयीं। आत्माओं का एक विशाल काला सागर। मैं ऊंचे चबूतरे पर खड़ा हुआ और छड़ी का स्विच दबाया। कृपया एक्टिवेशन पासवर्ड बताएं। अरे बाप रे, पासवर्ड भी है? अंडरवर्ल्ड के राजा जैसा बेवकूफ इंसान पासवर्ड सेट करने जैसी हाईटेक चीज कैसे संभाल सकता है? यह शायद पुराने अंडरवर्ल्ड राजा का काम रहा होगा। यह अजीब है ना? खैर, मैं कोई भी रैंडम नंबर अंदाजे से डाल देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। पासवर्ड सही है। एक्सेस मिल गया। आज से मैं अंडरवर्ल्ड का बॉस हूँ। कौन कौन सहमत है? कौन कौन खिलाफ है? मुझे ऐतराज है। ठीक है, और कोई? नीचे के भूत भले ही कम अक्ल वाले हों, लेकिन उनमें भी जिंदा रहने की इच्छा होती है। अंडरवर्ल्ड के राजा की जय हो। तुम गुस्ताख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तख्ता पलट करने की? अंडरवर्ल्ड का राजा गुस्से में आग बबूला होकर आगे बढ़ा। उसके साथ ऑक्स हेड और हॉर्स फेस भी थे। अरे ओ छोटे गुंडे, क्या तू चाहता है कि तेरी आत्मा के टुकड़े टुकड़े हो जाए? मेरी जादुई छड़ी वापस कर, और अगर मैं न करूँ तो मैं इसे वापस नहीं देने वाला। गुर्गो हमला करो। भूतों की भीड़ आगे बढ़ी, अपनी जादुई चीज के बिना। अंडरवर्ल्ड का राजा ज्यादा से
ज्यादा बस एक बहुत ताकतवर भूत ही था। ऑक्सहेड और हॉर्सफेस ने एक दूसरे की ओर देखा, समझ नहीं पा रहे थे कि बीच बचाव करें या नहीं। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वे भी लड़ाई में शामिल हो गए। मैंने अपना हाथ उठाया और जुगे को बुलाया। आपकी सेवा में हाजिर हूँ महान राजा। क्या हुक्म है? मेरे लिए पुनर्जन्म वाली फ्लाइट का टिकट बुक करो, मैं जल्द ही दोबारा जन्म लेने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप चले गए तो सब लोगों को कौन संभालेगा? क्या तुम मेरे साथ नहीं हो? मैंने अपनी जेब से एक किताब निकाली, अंडरवर्ल्ड मैनेजमेंट मैनुअल, जो मैंने कल ही लिखी थी। जुगे, यह मैनुअल तुम्हें बताएगा कि अंडरवर्ल्ड में व्यवस्था कैसे बनाए रखनी है। इस पल से तुम अंडरवर्ल्ड के राजा हो। व्यवस्था बनाए रखना, क्या अभी वहाँ कुछ गड़बड़ है? बस करो, सवाल मत पूछो, बस निर्देशों का पालन करो। यह जानते हुए कि मैं उसे समझा नहीं सकता, मैंने बस उसे छड़ी थमा दी, फिर पुनर्जन्म वाली फ्लाइट में सवार हो गया और शान से वहाँ से निकल गया। प्लेन से मैंने साफ देखा कि जुगे ने बड़ी उत्सुकता से वह छड़ी वापस पुराने अंडरवर्ल्ड राजा को थमा दी। खैर, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी यादों के साथ दोबारा जन्म ले रहा हूँ। इस बार मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा और सबसे आगे रहूंगा। पता नहीं कितना समय बीत गया था जब मुझे बर्फीले हाथों ने उठाया। एलियन जैसे दिखने वाले कई जीव मेरे आसपास जमा होकर मुझे घूर रहे थे। क्या मैं भविष्य में दोबारा पैदा हो गया था? एक एलियन ने एक डिवाइस से मेरे दिमाग को स्कैन किया। मेरा IQ 142 निकला, जिससे उसे लगा कि उसने कोई दुर्लभ प्रजाति खोज ली है और उसने अपने साथी से ऐसा ही कहा। नतीजतन नए इंसानों ने मुझे एक दुर्लभ नमूने की तरह माना और एक म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए रख दिया। म्यूजियम के अंदर मुझे कई किताबें मिली। नए इंसानों ने एक ट्रांसलेटर भी दिया ताकि मैं उन्हें पढ़ सकूं। इन किताबों में मुझे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। रीइंकार्नेशन एयरक्राफ्ट, पुनर्जन्म विमान, रैंडम तरीके से आत्माओं को किसी भी युग में भेजता है। नवजात शिशु अपने आप उस खास समय के बायोलॉजिकल गुण अपना लेते हैं जिन पर स्पेस-टाइम की सीमाओं का कोई असर नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में, आदिमानव के युग की कोई आत्मा तांग राजवंश में दोबारा जन्म ले सकती है, ठीक वैसे ही जैसे 2010 की कोई आत्मा थ्री किंगडम्स के दौर में पहुंच सकती है। हालांकि जिन आत्माओं की यादें मिटाई नहीं जाती, वे उसी युग के बायोलॉजिकल गुण अपनाती हैं जहां वे पहले मरी थीं, जिससे प्राकृतिक व्यवस्था में भारी गड़बड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आधुनिक यादों वाली कोई आत्मा प्राचीन काल में पहुंच जाए तो वह उस युग को और उसके जरिए भविष्य को भी बदल सकती है। ऐसी गंभीर स्थितियों को रोकने के लिए अंडरवर्ल्ड के एक होशियार वैज्ञानिक एडियापियाओ ने 50 लाख साल पहले रीइंकार्नेशन एयरक्राफ्ट का एक खास वर्जन बनाया था। यह ऐसी आत्माओं को कोड जैसे मार्कर से टैग कर सकता था, जिससे यह पक्का हो जाता था कि वे अपनी पिछली मौत के युग के 10,000 साल बाद दोबारा जन्म लें। इस तरह वे कोई बड़ी गड़बड़ी करने के काबिल नहीं रह जाती थीं। बदकिस्मती से अंडरवर्ल्ड के इस होशियार वैज्ञानिक को अंडरवर्ल्ड के राजा ने नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि शाओ जियाजी की वजह से राजा का मूड खराब था। सब्सक्राइब करो प्लीज।